चलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पहला लेक्चर पढ़े थे और हम तुम्हें 5 किंगडम सिस्टम डिस्क्राइब किए थे। देखें अच्छा किसने दोबारा उसको रिवाइज किया हो तो सोच के बताओ कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम सिस्टम तक ऐसा कौन सा किंगडम था जो शुरू से लेकर अंत तक था? प्लांटी और एनिमैलिया, ये 2 किंगडम शुरू से लेकर अंत तक थे। ठीक है, आज हम लोग एक एक करके 5 किंगडम सिस्टम के अनुसार 5 किंगडम पढ़ेंगे। सबसे पहला आज पढ़ने चल रहे हैं मोनरा किंगडम, मोनरा। चलो अच्छा देखें एनसीईआरटी ने पहला शब्द क्या लिखा है और गजब का पहला पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी ने कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनरा। भाई जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सब के सब इसी में आते हैं, किंगडम मोनरा में आते हैं। तो इसमें जो भी आता है चाहे वो बैक्टीरिया हो, आर्की बैक्टीरिया हो, माइकोप्लाज्मा हो, साइनोबैक्टीरिया जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, आज सबको बैक्टीरिया कह दिया गया। तो सोल मेंबर। ठीक, दूसरा देखना चाहे हमने अपनी तरफ से हेडिंग बना दी अपनी तरफ से, जिससे याद आसान हो जाता है। जैसे हमने एक हेडिंग डाल दी, चलो सबसे पहले इनका देखते हैं हैबिटेट अर्थात निवास स्थान। तो पहला पॉइंट लिखा कि दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना भी लिखा होता हम तुम्हें बताएं कि चूंकि इनका साइज अभी बताएंगे 3 to 5 माइक्रोन का होता है, माइक्रोन का साइज होता है, तो बेशक साइज जितना छोटा होगा गिनती में उतनी ज्यादा हो जाएंगे। तो मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह दो चाहे मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म कह दो, बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हालांकि प्रोटोजोआ में भी ऐसी कहा जाता था। और हम बताएंगे एवरीवेयर पाए जाते हैं अर्थात कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। याद है देखो एनसीईआरटी ने जहां पर बैक्टीरिया लिखा है वहां पे कॉस्मोपॉलिटन शब्द नहीं भी लिखा लेकिन समरी लिखा है। तो ये सर्वव्यापी होते हैं। बताते हैं ये हैंडफुल ऑफ सॉइल में, एक मुट्ठी मिट्टी में 100 के ऑर्डर में हो सकते हैं, सैकड़ा के ऑर्डर में हो सकते हैं, 200, 400, 500 हो सकते हैं। बताते हैं ये एक्सट्रीम हैबिटेट कंडीशन पे भी रह सकते हैं। कुछ ऐसे सोता होते हैं जहां पानी, गर्म पानी निकलता है, जो गर्म पानी सोता होते हैं उनमें भी, हॉट स्प्रिंग्स में भी पाया जा सकता है। कहा था कि बर्फ से ढकी जो पहाड़ जिनकी चोटी बर्फ से ढकी है, जहां इतना लो टेम्परेचर होता है कि अदर लाइफ फॉर्म शायद सर्वाइव ना कर पाए, बैक्टीरिया वहां पर भी जिंदा रह लेते हैं। समुद्र की तली में जहां प्रकाश भी नहीं पहुंचता है, खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं, बताते हैं वहां सेप्रोट्रॉफिक जीवन व्यतीत कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो होते हैं डिजर्ट में हो सकते हैं, स्नो पे हो सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में हो सकते हैं, डीप ओशन में हो सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कहें हमारी तुम्हारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो एनिमल और प्लांट बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा साइज देखे कौन बताएगा? तो साइज तो सबको पता है, जब हम लोग साइटोलॉजी पढ़ते हैं वहां पर भी दिया है कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या है, वहां पर दिया बैक्टीरिया का सेल का साइज क्या है, माइकोप्लाज्मा का क्या है, ह्यूमन आरबीसी का क्या है। तो तुम भी याद रखोगे कि कितना साइज होता है, 3 to 5 माइक्रोन का साइज होता है। और शेप के अनुसार बैक्टीरिया कितने भागों में बांटे गए? 4। अगर स्फेरिकल है तो कॉकस, बहुवचन क्या होता है? कॉकाई। एक वचन न्यूक्लियस, बहुवचन न्यूक्लियाई, एक वचन कॉकस, बहुवचन कॉकाई, एक वचन बेसिलस, बहुवचन बेसलाई। रॉड शब्द तो बेसलाई, कॉमा शब्द तो विब्रियो। स्प्रिंग जैसे ऐंठे हुए हो तो स्पाइरोलम कहते हैं ना। तो इस तरह से शेप के अनुसार बैक्टीरिया 4 कैटेगरी में बांटे गए। और हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर अभी और बैक्टीरिया को कलर कैसे करते हैं ये बात डायरेक्ट तुम्हें साइटोलॉजी में पढ़ाएंगे, यहां नहीं दिया एनसीईआरटी ने। डायरेक्ट पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, क्योंकि तुम भी जानते हो 5 किंगडम सिस्टम में इतने सारे कैरेक्टर ध्यान दिए गए थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही था 5 किंगडम सिस्टम में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हम तुम्हें बताएं, अभी इसको पढ़ाएं इससे पहले थोड़ा सा हमने समझाने के लिए एक सभी ऑर्गेनिज्म में कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसका पूरा चार्ट बना के रख लिया कि जितने भी जीव होते हैं वो न्यूट्रिशन की दृष्टि से 2 प्रकार के हमने बांटे हैं। नंबर 1 ऑटोट्रॉफ्स, नंबर 2 हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो माने सेल्फ, ट्रॉपिक शब्द न्यूट्रिशन होता है, तो जो सेल्फ नर्सिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो किसी तरह से अपना भोजन खुद बना लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और हेटेरो पूरी बायोलॉजी में जहां लगा हो, हेटेरो का मतलब होता है गड़बड़, जो न्यूट्रिशन की दृष्टि से गड़बड़ है, जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता, दूसरों पर डिपेंड करता है, वो हेटेरोट्रॉफ्स कहलाता है। देखो एक बात बताए, भोजन है क्या? सोचो भोजन है क्या? कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये CO2 है और H2O है, और हम तुम्हें बताएं तो यहां पर क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाना होता है और उसके लिए चाहिए होती एनर्जी। और एनर्जी जो होता है लाओगे कहां से? भोजन एनर्जी स्टोर करने का एक साधन है। और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी अगर तुमने सूर्य भगवान से ली है तो ऐसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफिज्म कहते हैं। अगर तुमने या किसी जीव ने, ऑर्गेनिज्म में
इस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाने के लिए जो एनर्जी है वो किसी दूसरे इनऑर्गेनिक ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज हुई उससे भोजन बनाया है, तो ऐसे को कहेंगे किसी केमिकल के ब्रेकडाउन से रिलीज्ड एनर्जी से अगर भोजन बनाया तो इसको कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं ऐसे जीवों को। अच्छा, जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते स्वयं, तीन कैटेगरी होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको अगर तोड़ के समझोगे तो गलत हो जाएगा। होल माने संपूर्ण, जून माने एनिमल, तो ऐसे लगेगा कि जो संपूर्ण जीव को उठा के खा जाए वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ऐसा नहीं, हम लोग पूरा बकरा उठा के नहीं खा जाते। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो हिंदी में पढ़ो बिल्कुल सही आता है, जंतु सम पोषण, जंतुओं के समान पोषण। और हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं दूध की कढ़ाई है उसमें हाथ डाल दिया पूरा दूध एब्जॉर्ब कर गए, उठा के गिलास से पीते हैं, रोटी टुकड़ा तोड़ के मुंह के अंदर पहुंचाते हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सॉलिड या लिक्विड फूड का इंटेक किया जाता है उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जंतु सम पोषण। ये अलग बात है, जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तो बैक्टीरिया जंतु नहीं है तो उनपे ये वाली कंडीशन लागू नहीं हुआ करेगी, ठीक है ना। अच्छा, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जब कोई जीव लिविंग बीइंग सड़ी गली चीजों से प्राप्त कर ले भोजन, कोई कुत्ता मर गया उसके शरीर से भोजन प्राप्त कर ले, कोई पौधा सड़ रहा उसके सड़े गले शरीर से भोजन प्राप्त कर ले, जूता सड़ रहा, ब्रेड सड़ रही, फफूंदी ऐसे ही कर लेती है, तो इसको कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हालांकि यहां दो शब्द बोले जाते हैं, अगर सड़ी गली चीज से भोजन प्राप्त करने वाला खुद बॉटनी का मेंबर है तो उसको सैप्रोफाइट कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं, और जो जून होता है एनिमल होता है उसको सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। दो शब्द बोले जा सकते हैं। जितने सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं ज्यादातर शरीर को के ऑर्गेनिक पार्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं और बचे हुए मिनरल्स को मिट्टी में मिला देते हैं, इसलिए सैप्रोट्रॉफ्स या सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दर्शाने वाले ज्यादातर मिनरल रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, ये डिकम्पोजर का काम करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं परजीवी, दूसरों पर जीवन जो यापन करे। तो हमने तुमसे कहा था कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूडिंग लॉजिंग दोनों के लिए डिपेंड करता है, उसी शरीर पर रहे भी उसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करे, तो उसको कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। याद रहे, मॉस्किटो को आज एनसीईआरटी हमारा पैरासाइट नहीं मानती क्योंकि वो हमारे शरीर पर रहती नहीं है, सिर्फ भोजन लेने आती है, जैसे हम आम अमरूद के पास भोजन लेने चले जाते ना। तो इस तरह से हमने तुम्हें बताया। तो कुल मिला के ये 5 प्रकार का हमने न्यूट्रिशन बताया है अभी इसमें, और तुम समझ गए कि ये एक ऐसा मोड है जो बैक्टीरिया पर लागू नहीं होगा, ये सिर्फ प्लांट पे भी लागू नहीं होगा, जंतुओं पे ही लागू होता है। तो बैक्टीरिया ये भी हो सकते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, ये भी हो सकते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ, सैप्रोट्रॉफ्स और पैरासिटिक, सब हो सकते हैं। तो इसलिए एंसेटिन गजब की बात ये लिखी है कि बैक्टीरिया आर वेरी सिंपल, शरीर मात्र एक सेल का बना, उसमें भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं, तमाम सारे सेल ऑर्गेनेल नहीं, तो स्ट्रक्चरली तो वेरी सिंपल है, लेकिन रिएक्शन के आधार पर ये वाला न्यूट्रिशन, ये वाला न्यूट्रिशन, ये वाला न्यूट्रिशन, तो बताते हैं कि वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दर्शाते हैं, जबकि स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसलिए में कहा जाता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, शरीर के अंदर होने वाली रिएक्शन में विविधता बहुत दर्शाते हैं। दोनों क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी पूछा जाए तो बैक्टीरिया, और मोस्ट एडाप्टेबल ऑर्गेनिज्म पूछे जाए तो फंजाई के लिए पूछा जाता है। तो इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे बैक्टीरिया कुछ भी हो सकते हैं, बताते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं, उसमें भी दोनों संभव है, चाहे फोटो ऑटोट्रॉफ हो और चाहे कीमो ऑटोट्रॉफ हो। अलग बात है कि ज्यादातर बैक्टीरिया, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया गड़बड़ ही होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स ही होते, तो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते। अब तुम भी अभी समझ गए कि जो हेटरोट्रॉफ है वो या तो ये वाले होंगे, ये वाले तो बैक्टीरिया पर लागू ही नहीं होगा, तो इसलिए लिखा कि जो हेटरोट्रॉफ्स भी हैं वो या तो पैरासिटिक बैक्टीरिया होंगे और या फिर सिम्बियोटिक होंगे, और या फिर तुम समझ गए कि ये भी हो गए सड़ी गली चीजों पर उगने वाले ना। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है, नया शब्द आ गया, वरना तुम जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ोगे चैप्टर नाइट्रोजन वाला, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम का नाम सुनोगे, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट की जो नोड्यूल्स होते हैं पाए जाते ना। तो इस तरह से हम तुम्हें बताना चाहते थे कि बैक्टीरिया स्ट्रक्चरली वेरी सिंपल होते हैं और जबकि मेटाबॉलिकली बड़े कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दर्शाते हैं। बात आई रिप्रोडक्शन की, पहले जमाने में जब प्लांट में ही पढ़ते थे, किंगडम प्लांटी में ही पढ़ते थे बैक्टीरिया को भी, और जितने भी प्लांट होते थे मोस्टली सभी में, कुछ हायर प्लांट को छोड़ दिया जाए तो 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता था, वेजेटेटिव और सेक्सुअल, और साथ ही साथ पढ़ाया जाता था सेक्सुअल। देखो वेजेटेटिव कहा जाता था जब इसी बॉडी के टुकड़े कर दिए जाए, उस टुकड़े को वेजेटेटिव प्रोपेग्यूल कहते थे,
और उसी टुकड़े से अगर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए तो इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते थे। बैक्टीरिया का शरीर ही है सोमैटिक, इसी के टुकड़े कर दो, एक से दो बन जाएगा। बाई माने दो, फिजन माने ब्रेक डाउन, तो यहां दो एक शब्द बोला जाता है बाइनरी फिजन। जब कोई यूनिसेलुलर पेरेंट माइटोसिस, लेकिन याद रहे माइटोसिस शब्द यूकैरियोट में बोला जाता है, बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है। यहां ट्रू माइटोसिस नहीं होता है, इसलिए यहां माइटोसिस बोलेंगे, एमाइटोसिस बोले, एमाइटोसिस बोलना। जब कोई यूनिसेलुलर पेरेंट माइटोसिस या एमाइटोसिस द्वारा दो इक्वल डाटर्स में टूट जाता है तो बाई माने दो, फिजन माने ब्रेकडाउन, तो इस मेथड को कहते हैं बाइनरी फिजन। लेकिन जब कोई यूनिसेलुलर पेरेंट माइटोसिस या एमाइटोसिस द्वारा दो डाटर्स में टूटता है लेकिन सेल का साइज अगर छोटा बड़ा है तो फिर यहां शब्द बडिंग बोला जाता है। अलग बात है कि चाहे मोनरन्स हो चाहे प्रोटिस्टेंट्स हो, जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें हमेशा कॉमनेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन ही होता है। एनसीईआरटी तो इतनी आलसी है, बाइनरी फिजन का बाई शब्द हटा दिया और लिख दिया बैक्टीरिया मल्टीप्लाई मेनली बाई फिजन। पक्का? अच्छा, बात आई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। कई बार ऐसा होता है कि विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो सोचो जब विषम परिस्थितियों में इतने बड़े एनिमल्स प्लांट सूख सकते हैं तो एक बैक्टीरिया की औकात क्या है। तो कभी कभी क्या करते हैं, एडवर्स कंडीशन में ये अपनी बॉडी के ऊपर एक रेजिस्टेंट कवरिंग बना लेते हैं और खुद एक स्पोर की तरह बिहेव करने लगते हैं, इंडोस्पोर की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते, रेयरली करते हैं। कब? वो भी जब एडवर्स अर्थात विषम अर्थात अनफेवरेबल कंडीशंस हो। बात आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तुम भी जानते हो इसमें मेल फीमेल दो पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। अब बैक्टीरिया में कौन समझ में आता, कौन शेरनी, कौन मोरनी। तो यहां जो शेर है प्लस स्ट्रेन बोल दिया जाता है, जो शेरनी की तरह बिहेव करेगी माइनस स्ट्रेन बोल दिया जाता है। तो होता क्या है कि इस तरह से दो अलग अलग स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया एक दूसरे के सामने आते हैं और फिर हम तुम्हें बताएंगे कि इनकी लेटरल वॉल में एक ग्रोथ ऐसे निकलती है। अलग बात है कि इस ग्रोथ को फिर आपस में संपर्क में आती है, बीच की दीवार गल जाती है, आर पार एक ट्यूब बन जाती है जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, और इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू एक का डीएनए दूसरे पे पहुंच जाता है। हम लोगों में भी ऐसा ही होता है, मेल बॉडी से जेनेटिक मटेरियल फीमेल बॉडी में जाता है। तो ये भी ऐसा लगता है सिंपल फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, शॉर्ट फॉर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहां पर भी प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो बैक्टीरिया में क्या माना कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होता है, साथ साथ अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स भी बन सकते हैं, और एक हल्की फुल्का रूप हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी देखने को मिलता है। फिर भी बैक्टीरिया हो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स हो, तीनों का बिहेवियर सिमिलर होता है। तीनों के लिए बोला जाता है मेनली मल्टीप्लाई बाई फिजन, एक से दो में टूट जाते हैं। इस तरह से हमने तुम्हें बैक्टीरिया के बारे में कुछ बताई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बैक्टीरिया को बांटा कितने भागों में। तो क्लासिफिकेशन देखो, एनसीईआरटी से हमारे नोट्स में डिफरेंट यही है कि हमने थोड़ा सा हेडिंग डाल दी, जिससे हेडिंग सोचते ही उसके बारे में पूरा ध्यान आ जाता है। जब भी तुम जानते हो कोई फाइलम बहुत बड़ा होता था तो पढ़ने की सुविधा के लिए उसको दो सब फाइलम में बांट लिया जाता है। इसी तरह जब कोई किंगडम बहुत बड़ा होता है तो उसको दो छोटे छोटे सब किंगडम में बांट लिया। किताबें, पुरानी कुछ किताबें कहती थी कि हमने क्या किया, किंगडम मोनरा को दो सब किंगडम में बांट दिया, नंबर एक आर्की बैक्टीरिया और नंबर दो यू बैक्टीरिया। आर्की माने होता है एंशिएंट, आर्की माने होता है प्राचीन, आर्कियोजोइक एरा। अच्छा, उस चिड़िया का नाम बताओ जिसके चोंच में दांत थे, आर्कियोप्टेरिक्स। उस प्राचीन चिड़िया का नाम था जुरासिक पीरियड के समय वाली। तो बताना ये चाहते हैं कि आर्की बैक्टीरिया मतलब एंशिएंट बैक्टीरिया, मतलब प्राचीन बैक्टीरिया, और यू माने ट्रू, इनको चाहे ट्रू बैक्टीरिया कह दो चाहे मॉडर्न बैक्टीरिया कह दो। अच्छा, एक बात बताओ, पृथ्वी बनी, उसी पर सबसे पहले मोनरन्स, फिर प्रोटिस्टेंट्स, फिर प्लांटी एनिमलिया फंजाई बने। और मोनरन्स में भी पूछे तो पहले कौन आया? बात होता है जब भी क्लासिफिकेशन लिखा जाता है, जो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है हमेशा वो प्रिमिटिव होता है, और जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है वो हमेशा ज्यादा एडवांस होता है। तो ओरिजिन के अनुसार ये पृथ्वी पर पहले बने और ये बाद में बने। और तुम बताना, जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय उसका तो रेड हॉट गैसियस क्लाउड थी। अरबों सालों बाद टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ, पृथ्वी पर पानी ठहरना शुरू किया था।
जब टेम्परेचर 100 से कम आया होगा तो पानी ठहरना शुरू किया था। फिर भी अर्ली डेज में सोचो टेम्परेचर बहुत हाई रहता होगा, और उस हाई टेम्परेचर वाले पानी में भी अगर कोई सर्वाइव कर लेता है तो वो साधारण नहीं रहा होगा। विषम परिस्थितियों से लड़ने की उसमें हिम्मत होगी, भगवान ने उसमें कुछ अनुकूलन एडाप्टेशन किया होगा। तो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इनके लिए यही कहा जाता है कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं बड़ी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर लेते। ध्यान करो, हमने देखा है कि बचपन में जब मम्मी आम का अचार रखती थी उसमें खूब सरसों का तेल तो डालती ही, खूब सारा नमक भी डालती थी। क्यों? क्योंकि वो इसलिए बहुत सारा नमक डालती थी कि अगर इस आम के अचार में, हम तो होता है हमारे तो बड़ा नाटक होता था, जब खाना खाते समय अचानक अचार की खाने का मन करता था तो जैसे ही जार में हाथ डालते तो मम्मा तुरंत जो है हाथ में बेलन मार देती थी, जाओ पहले हाथ धुल के आओ। पहले तो कहती थी जूठे अचार नहीं निकालोगे, भगवान जी खाने आते हैं। तो बड़ा मूड खराब था कभी। फिर बताए पानी पीते थे, फिर जब हाथ अचार निकालने की कोशिश करते थे फिर वो बेलन लगता था हाथ में, नहीं धो के हाथ आओ, हाथ धुल के आओ। हाथ धुल के आए, फिर चिमटा पड़ता था, नहीं हाथ टॉवल में पोंछ के आओ। समझ में नहीं आता, भाड़ में जाए ऐसा अचार क्या था। एक्चुअली जब हम रोटी खाते खाते अचानक अचार डाल देंगे, अचार में हाथ डाल देंगे तो जो आटा पार्टिकल है वो भी आ जाएंगे, और तुम जानते हो हवा में ना जाने कितने बैक्टीरिया हैं, वो इस आटा के चक्कर में अचार में आ जाएंगे, और जब आटा खत्म हो जाएगा तो अचार को ही खाना शुरू कर देंगे, अचार को सड़ाना शुरू कर देंगे। इसलिए जिन हाथों से रोटी खा रहे थे बिना धुले, बिना पानी इसलिए नहीं डालते थे कि अगर जो पानी अगर इसमें पहुंच गया तो मम्मी ने जो नमक डाला था उसमें अगर पानी पहुंच गया तो ये सोल्यूशन पूरा, मिक्सचर पूरा डाइल्यूट पड़ जाएगा। इसलिए नमक इसलिए डाला था कि अगर कहीं से बैक्टीरिया आ भी जाए तो यहां का मीडियम इतना कंसंट्रेट कर दिया जाता था कि बैक्टीरिया के शरीर का पानी बाहर निकल आता, एक्स ऑस्मोसिस के चक्कर में बैक्टीरिया प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता था, मर जाता था, और अचार सड़ने से बच जाता था। तो बताते हैं इस तरह से जहां 25-30% साल्ट हो वहां जल्दी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते, मगर ये ऐसे बैक्टीरिया थे जो इस हाई साल्टी कंडीशन में भी जिंदा रह लेते, जो हॉट वाटर होते, जो गर्म पानी के सोता होते। 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर होता है, 80-90 डिग्री टेम्परेचर लगभग स्टीम पॉइंट के आसपास है। सब्जी पक जाती, हम लोग उबल जाए। बताते ये उस हाई टेम्परेचर को भी झेल लेते। तुमने मार्केट से आने वाले अचार देखे हो, गोल्डी अचार और दुनिया के अचार, खाओ तो कुछ ज्यादा खट्टे लगते हैं क्योंकि प्रिजर्वेटिव के रूप में उनमें एसिड पड़ा होता है, और ये उस हाई एसिडिक पीएच को भी झेल लेते, टॉलरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पीएच को 2 तक की हो तो भी बर्दाश्त कर लेते हैं, 80-90 डिग्री टेम्परेचर, उस हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, 25-30% साल्टी मीडियम को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये तो बताते हैं कैटल के गट में भी रह लेते हैं। तुम भी जानते हो सांस लेते कहां जाती, लंग्स में, पेट में नहीं जाती। वहां स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल हो, कैसा होता है एनवायरमेंट होता है एनएरोबिक, और वहां भी जिंदा कर लेते हैं। और तुम जानते हो घास खाती है कैटल, सेलुलोज का फर्मेंटेशन करते ही बनती बायोगैस, क्या नाम होता है, मीथेन। तो इस तरह से कैटल की गट में रहते हैं मिथेनोजन और बायोगैस अर्थात मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। साथ साथ ये तुम्हें कहानी बताई। अब बात आई ट्रू बैक्टीरिया की। थाउजेंड्स ऑफ ट्रू बैक्टीरिया पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन सारे बैक्टीरिया की खास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जैसे प्लांट सेल के चारों तरफ सेलुलोज की बनी सेल वाल होती है, इन सेल के चारों तरफ भी किसी चीज की बनी सेल वाल होती है। सेलुलोज की नहीं होती है, नाक और नाक की। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इन पे ये कुछ है, फ्लैजेलम कहते हैं, तो अगर ये मोटाइल है तो इन पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अर्थात फ्लैजेलम भी होंगे। एक है तो फ्लैजेलम, बहुत सारे फ्लैजेला, लेकिन ये गारंटी नहीं है। फ्लैजेलम हो भी सकता है और नॉन मोटाइल फॉर्म है तो नहीं भी होगा, लेकिन रिजिड सेल वॉल होना बैक्टीरिया का कैरेक्टर है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। पहले ही एग्जाम्पल लिखा, वही अपवाद है। माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल नहीं पाई जाती इसके चारों तरफ, वैसे तो अमीबा के चारों तरफ भी नहीं पाई जाती, तो वक्त आने पर बताएंगे। तो ये आजकल, इसलिए हमारे जमाने में माइकोप्लाज्मा को हमको यहाँ पढ़ाई नहीं जाता था, हमको तो वायरस और बैक्टीरिया के बीच की लिंक पढ़ाया जाता था, लेकिन आजकल एनसीईआरटी किताबें माइकोप्लाज्मा को भी यू बैक्टीरिया में ही पढ़ती हैं। बीच में तमाम और भी बैक्टीरिया हैं, सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने डल कर दिया ताकि तुम्हारी नजर ना पड़े, लेकिन हम बताएं तो यू बैक्टीरिया में ही आजकल हम माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे और मॉडर्न बैक्टीरिया को पढ़ेंगे और ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात साइनोबैक्टीरिया को पढ़ेंगे। एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। बात आई यू बैक्टीरिया की। एक बात बताओ, अभी तो हमने कहा था कि
जो 5 किंगडम सिस्टम था उसमें तमाम क्राइटेरिया इस्तेमाल किए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान करो, अभी क्या क्या बोला था? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी कितनी बातें बोली थी? दो। नंबर एक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तीन बात बताई थी, लेकिन पहली वाली तो जंतुसम थी, बैक्टीरिया पे लागू नहीं होगी। फिर दूसरा सेप्रोट्रॉफिक और तीसरा पैरासिटिक बताया था। कुछ याद आ रहा? और बैक्टीरिया किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए पहला बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का सबसे पहला ग्रुप है वो है फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। बेशक जैसे हायर प्लांट के अंदर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ऐसे ही सर्टेन बैक्टीरिया के अंदर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ पिगमेंट होता है, वो भी क्लोरोफिल कहलाता है, लेकिन वो हायर प्लांट की तरह नहीं होता, इसलिए उसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो ब्रिडिन कहा जाता है। और इसके तुम भी जानते हो कि क्लोरोप्लास्ट होना हायर प्लांट का करेक्टर है। बैक्टीरिया में वो जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्रोमेटोफोर्स में होता है। और इस तरह से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने हायर प्लांट को देखा हो, हायर मुंह से निकल जा रहा बार बार, कैसे फोटोसिंथेसिस करते थे? ध्यान करो, 6CO2 + 12H2O। और लाइट की प्रेजेंस में ऐसे ही कुछ करते थे, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। याद आया कुछ? बताना। ये चाहते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर को इस्तेमाल करते हैं, नतीजा बदले में ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, ऑक्सीजन पैदा करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए डायरेक्ट या तो हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं या H2S को इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये डायरेक्ट अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं, मतलब पानी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फिर इधर ऑक्सीजन बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एनॉक्सीजेनिक होता है। मोनरा के बाद प्रोटिस्टा, एरोबिक रेस्पिरेशन करना था, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो बताते कुछ ऐसे बैक्टीरिया बनने लगे जिनके अंदर हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल बनना शुरू हो गए, स्पेशली क्लोरोफिल ए बनना शुरू हो गया। और फिर वो हायर प्लांट की तरह ऐसा फोटोसिंथेसिस करने लगे जिसमें ऑक्सीजन भी बनने लगी। तो साइनोबैक्टीरिया इस पृथ्वी पर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने ऑक्सीजन इवॉल्व करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना? कौन एग्जाम्पल है फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का? तो इनके नाम में बड़ी खास बात है कि इनके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट का नाम आएगा। जैसे पौधों में क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर कोई ना कोई पिगमेंट होता है। तो जिस बैक्टीरिया के नाम में कोई कलर दिखाई दे या पढ़ने में कलर निकले मुंह से, समझ जाना ये फोटो ऑटोट्रॉफिज्म दर्शाता है। जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो सल्फर से नहीं ग्रीन से याद आएगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एक पिगमेंट है। साइनोबैक्टीरिया कुछ नहीं समझ आया, लेकिन पुराना नाम लो, ब्लू ग्रीन ना, तो ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इस तरह से ये सब लाइट एनर्जी को ट्रैप करते थे और उससे अपना फूड बनाते थे। फिर दूसरी कैटेगरी आई जो किसी दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ब्रेकडाउन से रिलीज एनर्जी से भोजन बनाते थे। हो सकता है ये नाइट्रेट का, नाइट्राइट का, अमोनिया का ब्रेकडाउन करे। तो ये सब कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया थे। तो इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि इनके नाम में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का शब्द आएगा। नाइट्रेट बैक्टीरिया का अच्छा एग्जाम्पल बताओ, नाइट्रोजन साइकिल वाले में पढ़ने को मिलेगा। नाइट्रोबैक्टर। नाइट्राइट बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताओ, नाइट्रोसोमनास। इस तरह से चाहे आयरन बैक्टीरिया हो, सल्फर बैक्टीरिया हो, फास्फोरस बैक्टीरिया हो, नाइट्रेट बैक्टीरिया हो, नाइट्राइट बैक्टीरिया हो, अर्थात ऐसा कोई बैक्टीरिया जिसके नाम में मुंह से केमिस्ट्री निकले, समझ जाना कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। थोड़ी देर पहले क्या कहा था? वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? गड़बड़ होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो तीसरी कैटेगरी है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया तो ऐसे ही होते हैं। हेटेरोट्रॉफिज्म तीन प्रकार का, होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक। होलोजोइक छोड़ दो, तो एनिमल्स पे लागू होता है, जंतुसम कहते थे। तो इसका मतलब हेटेरोट्रॉफिज्म में बैक्टीरिया या तो सेप्रोट्रॉफिक
उसमें भी कह सकते हो स्पेशली सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन दर्शाएंगे या पैरासिटिक। पैरासाइट किसके ऊपर होंगे? एनिमल प्लांट के ऊपर होंगे। उनसे भोजन लेंगे एनिमल प्लांट बॉडी से, बीमार भी करेंगे। साइप्रोट्रॉप सड़ी गली चीजों को सड़ाएंगे, उनको डिकम्पोज करेंगे। तो इस तरह से बताते हैं कि जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और लेग्यूमिनस फैमिली में पढ़ते हैं, ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। और हमने बताया ह्यूमन अफेयर्स से रिलेटेड जितने बैक्टीरिया हो, चाहे वो हमारे लिए यूजफुल हो चाहे हमारे लिए हार्मफुल हो, ज्यादातर मानव संसाधन से जुड़े बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप से ही होते हैं। जैसे मान लो घर में दूध को दही मत बदलना है, तो माना कि एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल नहीं दिया होगा, हमने अपनी तरफ समझाने के लिए दिया। तो जैसे दूध को दही में बदलना है तो तुम्हें लैक्टोबैसिलस की आवश्यकता पड़ेगी। गन्ने के रस से विनेगर बनाना है, एसिटोबैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। स्ट्रेप्टोमाइसिस का नाम सुना होगा, ये ऐसी स्पीसीज है जिनसे एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम का नाम सुना है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। इसी तरह तमाम सारे बीमारी भी करते हैं, पैथोजन का भी काम करते हैं। ये एनिमल्स को भी बीमार कर सकते हैं, प्लांट को भी कर सकते हैं। क्या तुमने कॉलरा बीमारी सुनी है? बैक्टीरिया से ही होती है। थोड़ा सा एक शब्द मेरी तरफ से ज्यादा जान लेना कि कॉलरा को कौन बैक्टीरिया करता है। तो तुमने सुना विब्रियो कॉलरी। टाइफाइड को कौन करता है? साल्मोनेला टाइफी। और टिटेनस को कौन करता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। यहां नहीं दिया होगा तो सेकंड एनसीईआरटी में दिया होता है। और साथ साथ हमने बताया था ये प्लांट की बीमारी है सिट्रस एंकर, जिसको जैंथोमोनास ट्रिगर करते हैं। इस तरह से ये बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं और उसमें कुछ भी कर सकते हैं। चलो अच्छा, एक थोड़ी सी शब्द हम लोग साइनोबैक्टीरिया के बारे में दोबारा पढ़ लेते हैं। दूसरा नाम क्या बताते? पुराने जमाने में एल्गी में पढ़ते थे, क्योंकि हायर एल्गी की तरह, हायर प्लांट की तरह ये भी फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते थे। लेकिन चूंकि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, तो इसलिए 5 किंगडम सिस्टम आते आते इनको प्लांट से निकालकर मोनेरा में रख दिया गया। पहला पॉइंट लिखा है, साइनोबैक्टीरिया शकल सूरत ही समझ में आती है कि कैसे लंबे लंबे धागा नुमा है शरीर ना। तो ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर में कॉलोनियल हो सकते हैं, और हमने तुमसे बोला फिलामेंटस और हो सकते हैं, जमीन पे भी हो सकते हैं, पानी में भी हो सकते हैं, पानी दोनों हो सकता है, समुद्र और नदी तालाब का, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। लेकिन सोचो जमीन पे पालक का पत्ता सूख जाए, धनिया सूख जाती है, यानी कि हायर बॉडी सूख जाती है, तो इन बैक्टीरिया की औकात क्या। एक बात बताएं, कभी तुम एक जगह पानी फैला देना, एक जगह थूक देना, पंखा चलाना, देखना पहले कौन सूख जाता है? पानी। थूक जो होता है जिसमें म्यूकस होता है, तो म्यूकस में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो थूक जल्दी नहीं सूखेगा। तो ये जो बैक्टीरिया थे, अगर ये टेरेस्ट्रियल हैं, हवा में जल्दी सूख न जाए, भगवान ने इनके चारों तरफ लिबलिबी लेयर सी चिपका दी है, जिलेटिनस लेयर बना दी है। याद आया कुछ? अच्छा, इनका हमारे जीवन में क्या आर्थिक महत्व? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनना शुरू हुई थी, वो कौन थे? साइनो बैक्टीरिया, क्लोरोफिल ए की वजह से। इसलिए बहुत इनका महत्व है। जितने बाकी के जीव हैं, सबसे पहले इन्होंने ही ऑक्सीजन दी थी, एनवायरमेंट को ऑक्सीजन इन्होंने दी थी। दूसरा, हमने बताया इनमें कुछ स्पेशल प्रकार की सेल होती है, हेट्रोसिस्ट, जिसकी वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं। अब मान लो मध्य प्रदेश का ऐसा इलाका है जहां बहुत सारी बंजर जमीन है, कहां तक वहां पर हम यूरिया खाद डालेंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे? एक तरीका है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी वहां छोड़ दो, ये स्वतः वहां के एयर की नाइट्रोजन को अमोनिया नाइट्रेट उन सब में बदल देंगे। इस तरह से बंजर जमीन फर्टाइल हो जाएगी। नॉस्टॉक एनाबीना, इस तरह से नाम तुमने सुना हो, हेट्रोसिस्ट की वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेते हैं, और इसलिए इनका यूज है इस तरह से। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी कहीं पानी भरा हो और खासतौर से गंदा पानी हो, पोल्यूटेड वाटर है, तो उसको और खराब कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से उस पर फलते फूलते हैं, ब्लूमिंग काज कर देते हैं। तो इस तरह से साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने 2-4 बातें बताई। बात आई माइकोप्लाज्मा की। देखो, हमें तो अपने जमाने में इसका दूसरा नाम पढ़ाया जाता था पीपीएलओ। एनसीईआरटी थोड़ा सा डिफरेंट मानती है, लेकिन हमें ध्यान है जहां तक कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का ही दूसरा नाम पीपीएलओ हमें पढ़ाया जाता था। मतलब माइकोप्लाज्मा की एक स्पीसीज का नाम था। नाम कितना सुंदर, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरल शब्द बताता है कि बहुरूपिया होता है, जैसे सर्कस में जोकर हर पल रूप बदल बदल के आता है, वैसे अमीबा का भी कोई फिक्स रूप नहीं होता है। अमीबा ऐसे बना दो अमीबा बन गया, ऐसे बना दो अमीबा बन गया,
जोकर कहीं का, बहुरूपिया कहीं का, प्लूरल नंबर ना। तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म से समझ में आता है कि एक ऐसा लिविंग बीइंग होगा जिसके ऊपर रिजिड सेल वॉल नहीं होती होगी। इस तरह से जैसे थाली में घी की बूंद रखी हो, एक ऑयल ड्रॉप रखी हो, जिधर थाली तिरछी करोगे उधर ही बहना शुरू हो जाएगी। तो हर पल रूप बदलता रहता है उस ऑयल ड्रॉप का। इसी तरह यहाँ पर ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल हर पल रूप बदलता रहता है, इसलिए पुराने जमाने में इसको जोकर कहा जाता था, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता था। तो इस तरह से पीपीएलओ को तो वो जानवर, वो कैटल जिनके लंग्स में निमोनिया हो जाती थी, प्लूरोनिमोनिया हो जाती थी, उनके लंग्स, और तुम जानते हो पेरिटोनियम, पैरेटल और विसरल पेरिटोनियम के बीच में जो स्पेस होता है जहां प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, वहां से निकाला गया था। और हमने कहा था कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसलिए कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, इसलिए इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते थे। और इनका साइज बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, इसलिए हमने तुम्हें कहा स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल माने जाते हैं। वायरस एक्चुअली उनमें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होता, वरना उनका साइज तो इनसे भी बहुत छोटा होता है। लेकिन तुम भी जानते हो उनमें लफड़ा होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के लिंक माने जाते हैं, वो ट्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते थे, इसलिए आर.एच. व्हिटेकर ने उनको किसी भी किंगडम में कोई जगह नहीं दी थी। तो स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा कोई माने जाते हैं, और हाईली पैथोजेनिक होते हैं, इतने पैथोजेनिक कि एनिमल में भी बीमारी करें और प्लांट में। पहले तुम बीमारी के नाम भी डालते थे, हटा दिया। गजब का सवाल पूछा गया था एक बार एम्स में, इसलिए इस पॉइंट को जरूरत नहीं थी, हटाया नहीं। फिर भी एम्स ने पूछा था एक बार एसर्शन रीजन करके कि बैक्टीरिया को पेनिसिलिन से मारा जा सकता है कि नहीं मारा जा सकता। तुम भी जानते हो पेनिसिलिन एक प्रकार की बंडर ड्रग है, एंटीबायोटिक है, लेकिन पेनिसिलिन से नहीं मारा जा सकता, क्योंकि अदर माइक्रोब्स में क्या होता है, अदर बैक्टीरिया में क्या होता है, जिनके ऊपर सेल वॉल होती है, तो ये जो पेनिसिलिन होती है ये बैक्टीरिया के चारों तरफ सेल वॉल बनने नहीं देती है। जब सेल वॉल नहीं बनती है तो हमने कहा था जैसे गुब्बारा होता है फुटबॉल होती है, फुटबॉल में रबर के ब्लैडर के ऊपर लेदर की कवरिंग है, तो फुटबॉल मजबूत हो जाती है। थोड़ी हवा ज्यादा भी भर दो तो चिल्ली फटती नहीं है, और गुब्बारा के ऊपर लेदर की कवरिंग नहीं होती, ज्यादा सी थोड़ी सी भी ज्यादा हवा हो जाए गुब्बारा फट जाएगा। तो ऐसा ही होता है जब पेनिसिलिन होती है किसी कल्चर मीडियम में, तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनके चारों तरफ ये सेल वॉल बन नहीं पाती है, अंदर पानी जाता है, और एंड ऑस्मोसिस की वजह से जो बैक्टीरियोइड होते हैं, बैक्टीरिया के बच्चे होते हैं, वो फट जाते हैं, लिसिस हो जाते हैं और मर जाते हैं। तो दूसरे बैक्टीरिया को तो पेनिसिलिन से मारा जा सकता है, लेकिन चूंकि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है ही नहीं, जैसे एनिमल सेल के चारों तरफ नहीं होती, तो फिर यहां पर पेनिसिलिन उनका क्या बिगाड़ पाएगी। इसलिए दूसरी एंटीबायोटिक्स, चाहे वो जैसे कैनामाइसिन हो, टेट्रासाइक्लिन हो, इनसे तो मारा जा सकता है माइकोप्लाज्मा को, लेकिन पेनिसिलिन से किल नहीं किया जा सकता। बात समझा ना। तो इस तरह से हम लोगों का किंगडम खत्म हो गया, मोनरा। और थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, नेक्स्ट किंगडम हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा।